सनी लियोनी के साथ इस वीडियो में थिरकते हुए जो नमूने दिख रहे हैं वो कोई बॉलीवुड नेपो स्टार नहीं है बल्कि एक्स आईएएस अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह की शेखी आईएएस छोड़ने से पहले ही चरम सीमा पर थी। लाल बत्ती कल्चर का दुरुपयोग करना इनका खासा शौक था। यह रील उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर आज भी पिंड है। लाल बत्ती और सिक्योरिटी कॉन्वॉय का उपयोग देश के उत्थान के लिए नहीं, फैशन शो में जाने के लिए, वहां रौब झाड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अभिषेक सिंह फिर से आज सुर्खियों में आ रहे हैं। इस घटियापन के लिए नहीं, बल्कि सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या अभिषेक सिंह ने गलत तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देकर आईएएस में एंट्री ली थी? क्या पूजा खेडकर के बाद सरकार को एक्स आईएएस अभिषेक सिंह की हिस्ट्री ज्योग्राफी पर भी इंक्वायरी कमीशन बैठानी पड़ेगी? खेडकर और सिंह ही नहीं, क्या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा एक नया जरिया बन गया है आईएएस में बैकडोर एंट्री के लिए? इतने केसेस आज अब क्यों सामने आ रहे हैं? खुद आईएएस के बच्चे ही इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं सर्विसेज में एंट्री के लिए? क्या यह सिस्टम पर एक कड़ा तमाचा नहीं है? क्या यह उन ईमानदार बच्चों के प्रति सही हो रहा है, जस्टिस हो रहा है जो सालों मेहनत करते हैं? क्या भरोसा रह जाएगा देश के युवाओं में एग्जाम सिस्टम को लेकर जब आईएएस तक को हैक कर लिया जाएगा? क्या सरकार को इस पर अब सॉलिड कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे देश में कम से कम एक एग्जाम तो करप्शन फ्री कहा जा सके? अगर आम नागरिकों को हर स्टेप पर आधार, पैन, केवाईसी, री केवाईसी करवाना पड़ता है तो क्या कोटा का गलत उपयोग रोकना इतना मुश्किल है? क्या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा चेक करना, सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना इतना मुश्किल हो चुका है? पूजा खेडकर और अभिषेक सिंह को छोड़कर भी और कितने नाम सामने आ रहे हैं जानते हैं आज के एपिसोड में। और क्या सरकार इसे रोकने के लिए कदम ले सकती है? अगर चाहे तो यह पाप आराम से रोका जा सकता है इफ द गवर्नमेंट वांट्स। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शुरू करते हैं पूजा खेडकर के केस अपडेट से, जिस पूजा का भांडाफोड़ हमने पिछले ही एपिसोड में किया और देशभक्त फैमिली मेंबर्स ने बहुत भारी संख्या में कहा कि भैया इस स्टोरी को आगे ले जाइए, क्योंकि ऐसे केस में, इस फरिस्त में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम का गलत उपयोग कर रहे हैं। यह मेरे लिए एक पर्सनल स्टोरी भी है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्तों को पिसते हुए देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू हॉस्टल और सेंट स्टीफेंस के रेजिडेंस में मैंने टोटल 5 साल गुजारे हैं। हडसन लाइन, सिविल लाइंस, मुखर्जी नगर का चप्पा चप्पा छान मारा हुआ है। आईएएस बनना कोई मजाक की बात नहीं है, यह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यूपीएससी कैसे लोगों का तेल निचोड़ देता है मैंने खुद महसूस किया है। और हमारे देश में बहुत ईमानदार अफसर हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और इसीलिए शायद और भी ज्यादा जरूरी है कि ये जो करप्ट लोग हैं, नेपोटिस्टिक लोग हैं, जो लोग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये अफसरों को आइडेंटिफाई करो, इन लीक्स को रोको और बहुत सही तरीके से पनिशमेंट दो। ये एपिसोड बनाने की जरूरत शायद हमें नहीं पड़ती अगर सरकार इस मैटर को ऑलरेडी पिछले हफ्ते सीरियसली ले लेती या मीडिया इसको गहरी तरीके से इसकी छानबीन करती। अब तो अंबानी की शादी भी खत्म हो गई है, तो हो सकता है कि इस बड़े स्कैम के ऊपर अब थोड़ा सा फोकस आए। अभी भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं जो कि सिर्फ एलिगेशंस हैं, लेकिन याद रखिए ये जो रेप्यूटेशनल डैमेज हो रहा है यूपीएससी पर, आईएएस पर, उसे सरकार हल्के में नहीं ले सकती है। यही कल का 2G कोलगेट स्कैम नहीं तो बन जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने आपको पूजा खेडकर के बारे में बताया कि कैसे ओबीसी प्लस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के दम पर उन्होंने आईएएस में एंट्री ली, लेकिन फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए वो एम्स तक नहीं गई, लेकिन किसी कारण हेतु, किसी के फोन के वजह से उन्हें महाराष्ट्र की पोस्टिंग भी मिल गई। और अब कवर अप होना भी शुरू हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही मिसिंग हो गया है जो इस फसाद की पूरी जड़ है। और भी चीजें मिसिंग है। पिस्टल दिखाने के लिए और किसानों को हड़काने के लिए और किसानों की जमीन हड़पने का आरोप जो लगा है खेडकर के माता पिता के ऊपर, और जो एफआईआर उसके बाद जो दर्ज हुआ है, उसके बाद दोनों मिसिंग हो गए हैं। हाउ कन्वीनियंट। अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अब जो इतना कॉन्फिडेंस है मीडिया के सामने, वो तो पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ही हो सकता है कि मुझे अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, चीखने दो इन्हें 2-4 दिन। जब एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट किया कि खेडकर परिवार के तार मुंडे परिवार से जुड़े हुए हैं, तो पंकजा मुंडे आग बबूला होकर एबीपी पर केस की धमकी भी देने लगी कि यह आप हमारा रेप्यूटेशनल डैमेज कर रहे हो।
पूजा खेडकर का मामला गर्मा ही रहा था कि एक और केस सामने आया। केस तो बहुत सारे सामने आए हैं, लेकिन मिलिए एक और प्रोमिनेंट केस से, एक्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह से। फरवरी 2024 इसी साल इन्होंने आईएएस से इस्तीफा दिया था। सुनने में आया था कि तब ये जौनपुर से इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं। हवाबाजी में तो वैसे में ही माहिरी थी इनकी, पूरी टाइट थी, और बीजेपी से टिकट मिलने की बात चल रही थी। फिल्मों से सिंह को बहुत ज्यादा ही लगाव है और इनकी आईएएस की हिस्ट्री भी काफी फिल्मी है। हीरो वाली फिल्मी या विलेन वाली फिल्मी, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। 2015 में डेपुटेशन पर दिल्ली भेजे गए। 2018 में डेपुटेशन पीरियड 2 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन वो भाई साहब मेडिकल लीव पर चले गए। उसके बाद उन्हें अपने नेटिव काडर यूपी में भेज दिया गया। यहां भी लंबे समय तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया और ना कोई सफाई भी दी इसके लिए। स्टाइल है अपना, रुतबा है भाई साहब का। राजा साहब फिर जून 2022 में सर्विस ज्वाइन करते हैं। मूड हो गया होगा कुछ काम कर लिया जाए, इन्हें गुजरात भेजा जाता है एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर। लेकिन वहां काम नहीं, ऑफिशियल गाड़ी के साथ सोशल मीडिया पर रौब झाड़ते हुए नजर आए। जब ईसी को यह बात पता चली तो ऑब्जर्वर ड्यूटी से इनको हटा दिया गया। यूपी में ड्यूटी फिर ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर यूपी गवर्नमेंट इन्हें सस्पेंड कर देती है। अब पता नहीं आनंद फानंद में या गुस्से में ये वीआरएस के लिए अप्लाई कर देते हैं और इनकी वीआरएस एप्लीकेशन की मंजूरी भी आ जाती है। आईएएस छोड़कर पॉलिटिक्स की तरफ कदम इनके बढ़ने लगते हैं। जौनपुर में सोशल सर्विस करते हैं, शायद ये आशा रखते हुए कि टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब पॉलिटिक्स में दाल नहीं गली तो फिर ब्यूरोक्रेसी में वापस आने की कोशिश किया। लेकिन खबर यह है कि योगी सरकार ने साफ तौर से मना कर दिया और केंद्र सरकार को भी लिख दिया कि इस हीरो आईएएस को एक्टिंग ही करने दो, सर्विस में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। योगी जी भी मास्टर स्ट्रोक खेलना जानते हैं। अभिषेक सिंह को देखकर लगता तो नहीं है कि ये आईएएस में बिलोंग भी करते थे कभी भी, और शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया था और तभी जाकर ये आईएएस क्रैक कर पाए। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर संजीव गुप्ता ने कुछ रिसर्च किया तो यूपीएससी लिस्ट में पाया कि अभिषेक सिंह ने यूपीएससी क्लियर तो किया, लेकिन अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी। माने अभिषेक सिंह को 94th रैंक तो मिला जनरल एलडी कैटेगरी में, PH1 ग्रुप में, माने बोथ लेग्स आर फिजिकली इंपैक्टेड। इसके बिना वो आईएएस नहीं बनते। अब देखिए, लोगों की जिंदगी आईएएस ज्वाइन करने के बाद बदलती है, यह बात मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा आईएएस में कि किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी वो इतना बढ़िया सनी लियोनी के साथ वो नाच पाए। प्रॉब्लम यह है कि नाचना नहीं, उनके जिम के फोटो देखिए, उनको पार्टीज में जाते हुए देखिए, कहीं से किसी एंगल से लगता नहीं है कि उन्हें कोई फिजिकल डिसऑर्डर है। तो ऑब्वियस है सवाल उठे। जब सवाल उठे तो सिंह ने एक लंबा चौड़ा इमोशनल पोस्ट लिखा और कहा कि उन्होंने सब कुछ अपने दम पर किया है, रिजर्वेशन के बेसिस पर नहीं किया। लेकिन फिजिकल हैंडीकैप कोटा इस्तेमाल किया नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी उनको, कैसे उनको सर्टिफिकेट मिला, उसके बारे में एक लाइन नहीं लिखा इस लंबे चौड़े पोस्ट में। लिखा होता तो बात खत्म हो जाती वहीं की वहीं। लेकिन अब बात और भी आगे बढ़ रही है कि क्या सालों से ओबीसी ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा एक इलीगल रास्ता बन गया है आईएएस में भर्ती के लिए? क्या जेन्युइन कैंडिडेट्स को कुएं में ढकेल कर ये नेपो आईएएस बेबीज की भर्ती हो रही है सर्विस में, और वो भी कई बार सीधे फर्स्ट अटेम्प्ट में? क्या इंटेलिजेंस है! ये स्कैम शायद सालों से चल रहा है। ये खबर देखो, दिल्ली असेंबली कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज ने जारी किया एक नोटिस स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज YVVJ राजशेखर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एलिजिडली फेक एंड फ्रॉडुलेंट ओबीसी क्रेडेंशियल्स वो लाए थे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2016 थर्ड रैंकर गोपाल कृष्ण रोननकी के खिलाफ पिटीशन दर्ज की गई कि ये जो उनका टॉप रैंक आया है वो एक फेक ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट के वजह से आया है। और ये भाई साहब आसिफ के यूसुफ, इन्होंने आईएएस को शर्मिंदा किया जब स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी इनकम सर्टिफिकेट एंड ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसिल ही कर दिया। क्यों? आसिफ ने अपने पेरेंट्स की इनकम फोर्ज की थी अपने आप को रिजर्व कैटेगरी में दिखाने के लिए। यह बात सामने आ गई। बिहार में इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर नवनीत कुमार ने तो सिस्टम को ही हिला दिया। फेक डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का उपयोग किया 2017 में यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। ये तो वो कुछ केसेस की मैं बात कर रहा हूं जो 2 दिनों के लिए लाइमलाइट में आई, 1-2 हेडलाइंस इधर उधर छप गई।
अब आप इस बात को समझो कि यह कितना कॉमन है कि जब हमने इस पर पार्ट 1 एपिसोड बनाया तो इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कोई हैरानी नहीं दिखाई। आप इस बात से समझो कि पिछले 24 घंटों में मैं आपको आधे दर्जन ऐसे नाम गिना सकता हूं जिनके बारे में सोशल मीडिया में एलिगेशन लगाया गया है, जिन्होंने एलिजिडली फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है आईएएस में और दूसरे सर्विसेज में एंट्री पाने के लिए। मैं जानबूझकर उन लोगों का नाम आज नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्हें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर हम कैंगरू कोर्ट नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आईएएस प्रियांशु खाटी का जो बिहेवियर है वो मुझे बहुत ऑड लगा और उसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि ये रेप्यूटेशन इंडिविजुअल नहीं है, ये सर्विसेज की रेप्यूटेशन की बात हो रही है। 2021 बैच के ऑफिसर प्रियांशु ने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैटेगरी में यूपीएससी क्रैक किया, अच्छी बात है, लेकिन उनके सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उसमें पूरी तरीके से वो फिट नजर आते हैं। ऑब्वियस ही बात है, लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, आप मुझे कुछ डिटेल्स बताइए। तो जब ये सवाल उठने लगे तो उन्होंने अपना अकाउंट ही पूरी तरीके से प्राइवेट कर लिया। ये गजब की बात है, क्योंकि अगर कभी कोई हैंडीकैप पर्सनल इतने बड़े पोस्ट पर इतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेगा तो उसके लिए तो वो गर्व की बात होगी और पूरा देश उसे वाहवाही देगा। इसमें छुपाने की क्या बात है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। हो सकता है प्रियांशु की तरह दूसरे भी जो कोटा कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी कोई सफाई हो, लेकिन इस तरीके से मुंह छुपाना, अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर देना, उसे हाइड कर देना, ना आईएएस के लिए, ना यूपीएससी के लिए, ना सरकार के लिए कोई अच्छा सिग्नल है। इसमें सिर्फ बदनामी ही बदनामी है। और अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे काफी आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सडनली अपने प्रोफाइल को या तो प्राइवेट कर लिया है या तो पिक्चर्स डिलीट करना शुरू कर दिया है। और जब कोई बेईमानी करके सिस्टम में आता है ना, तो सिस्टम अपने आप ही ज्यादा बेईमान बन जाता है। दुख की बात है कि जो आईएएस सिस्टम देश को चलाने की बात करता है, ये जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, जिसे इतना इज्जत मिलता है, इतना पावर मिलता है, वो इतनी हद तक करप्ट हो चुका है कि जब रेयर केस में कोई पकड़ा भी जाता है ना आईएएस ऑफिसर, तो कोई ज्यादा सजा नहीं मिलती है, सब चंगासी हो जाता है कुछ दिन बाद। मध्य प्रदेश में आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करते हैं अपने आप को स्टेट कार्डर से आईएएस में प्रमोट करवाने के लिए। दिल्ली पुलिस डीसीपी संजय कुमार को सस्पेंड किया जाता है जब सीबीआई पता लगाती है कि कुमार ने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए थे यूपीएससी क्रैक करने के लिए सालों पहले। आईपीएस ऑफिसर सफीर करीम को यूपीएससी मेंस के एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। ना ना ना, चिट वाली चीटिंग नहीं भाई, ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। करीम ने अपने चेस्ट पर एक माइक्रो कैमरा लगाकर रखा हुआ था जो गूगल ड्राइव से कनेक्टेड था। करीम की पत्नी हैदराबाद में बैठकर उसके कान में जवाब दे रही थी वाया ब्लूटूथ। जब करप्शन की आदत ही हो तो आदत ये छूटती नहीं। इसीलिए शायद जब सरकार ने डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स एंड केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स की एक रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि हर साल या तो 500, 600 या 800 तक कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं आईएएस, आईपीएस के खिलाफ। इनमें मैं मानता हूं कई वाली बोगस होंगी, कुछ लोग गुस्से में कंप्लेंट कर रहे होंगे, लेकिन कितने जेन्युइन कंप्लेंट्स हुए होंगे और उनका नतीजा क्या निकला? आपने कितने आईएएस ऑफिसर्स को बाहर निकलते हुए देखा है जिनकी नौकरी उनसे छिन गई हो? इससे पहले कि आप अब मुझसे पूछो, अच्छा बनर्जी बोल लिए, बक लिए, ये सब तो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, सोल्यूशन तो बताओ। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सोल्यूशन तो तब बताऊंगा जब प्रॉब्लम कोई मानेगा। क्या आपने देखा है कि सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में माना है कि आईएएस की भर्ती को लेकर और आईएएस में पूरी हद तक जिस तरीके से करप्शन भरा हुआ है वो एक प्रॉब्लम है? क्या किसी ने भी आईएएस भर्ती स्कैम को ऑफिशियली माना है कि हां एक सिस्टमैटिक स्लिप है? कोई बात कोई एडमिट करता है? नहीं करता है, क्योंकि सबके तो बड़े बड़े ईगो हैं, सबकी तो बड़ी बड़ी छाती है। गलती तो किसी से हो ही नहीं सकती है, गलती तो सिर्फ आम नागरिक से हो सकती है, चाहे ये गलती 20-30 सालों से चलती हो। मैं क्लियर कर देता हूं, ये कोई पार्टी विशेष गलती नहीं है, ये सालों से गलती चलती आई है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे करेक्ट करने का सोचा नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम है और मान लेते हैं कि हम प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छा रास्ता तो पार्लियामेंट्री पैनल ने खुद ही बताया है। देखिए, सोल्यूशन बताया गया है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जो ऑफिसर्स अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे, उन्हें नेम करो, उन्हें शेम करो, सबके सामने उन्हें बदनाम करो। सोशल मीडिया पे हम खड़े हुए हैं, कर देंगे बाकी काम हम, आप रिलीज तो करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाबूलाल अग्रवाल जैसे ऑफिसर्स हर 2 साल पैदा होंगे। 500 करोड़ की संपत्ति एक आईएएस ऑफिसर के साथ। भाई कैसे, क्या खाते हो, क्या हगते हो, हमें भी बताओ।
या आईएएस कपल अरविंद जोशी एंड टीनू जोशी 360 करोड़ रुपए की संपत्ति। अरे मने ये पैसा आप ऐसी जनता को दे दोगे तो बेस्ट आईएएस ऑफिसर एवर बन जाओगे। छत्तीसगढ़ में आईएएस ऑफिसर समीर विश्नोई कोल्ड ट्रांसपोर्ट में भाई 2 या 3 करोड़ रुपए डेली कलेक्शन कमा रहे थे। क्या बात है। झारखंड काडर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, जिन्होंने सरकार को करीबन 80-100 करोड़ रुपए का चूना लगाया। जैसे हमारा केवाईसी होता है वैसे ही सरकार को नो योर आईएएस ऑफिसर भी करना चाहिए। उनके इनकम का, उनके एक्शंस का थोड़ा रिपोर्ट तो लाओ, जनता के सामने भी रखो। साथ ही साथ जैसे हमारा होता है ना बैंक में री केवाईसी, माने फिर से चिट्ठी पत्री करो बैंक के साथ, उसी तरीके से आप सर्टिफिकेट्स का री केवाईसी करवाइए कि आपने जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं, आपके जो एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स हैं, आप सच्ची में डिसेबल्ड हो या नहीं हो 5 साल बाद चेक कर लो। हो सकता है कुछ आईएएस ऑफिसर्स के पंख निकल आए हो, कोई लोग सनी लियोनी के साथ डांस कर रहे हो। एक डिसेबल्ड या बैकवर्ड कम्युनिटी के सीट को छीनने से ज्यादा बड़ा अपराध हो नहीं सकता है कि आपने किसी के साथ, किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। और वैसे तो रिजर्वेशन को लेकर इतना डिबेट होता है, इतने लोग पैशनेट होते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का जब ओपन मिसयूज हो रहा है तो सब चुप है। क्यों? बयानबाजी करके चीप पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं कमा सकते हो, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा कि सिस्टम में क्या काम चल रहा है, उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा कि जिसका जो रिजर्वेशन है वो तो मिले। किसी चीज में अगर जीरो टॉलरेंस हमारे देश में करना होगा ना, तो वो कम से कम आईएएस में करना होगा। अगर इसको ठीक कर पाओगे तो शायद नीचे जो आपका स्टील फ्रेम के नीचे है, नीचे के तबके हैं, नीचे के अफसर हैं, तो वो भी शायद ठीक से बिहेव करें। और अगर नहीं कर पाओगे और पकड़े जाने पर भी ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दोगे तो भैया सब कोई करप्ट काम करेगा, क्योंकि पकड़े जाने पर रिटायर कर जाएगा मोटा पैसा लेकर आदमी, कोई टेंशन नहीं है। कितने आईएएस ऑफिसर्स को जेल में जाते हुए आपने देखा है। आईएएस में करप्शन बढ़ी है, साथ ही साथ नेपोटिज्म का फैक्टर है, लीक्स का फैक्टर है, मिसयूज चरम सीमा पर चल रही है, और इसके ऊपर सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। देश के लिए यह मौन व्रत अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सिस्टम का करप्शन ना अल्टीमेटली आपको और मुझे भी खा जाएगा, इस बात की भी मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। तो थोड़ा सा आपको भी आउटरीच इस पर करना बैठता है, क्योंकि यह बात पॉलिटिक्स की नहीं है, यह अल्टीमेटली हमारे, आपके और देश की बात है। देशभक्त पर कोशिश तो यही हम करते हैं कि सिस्टम पर सवाल उठाएं, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो यूपीएससी हो। आपको भी ये देखना होगा कि देश में क्या हो रहा है और अल्टीमेटली आपको इंपैक्ट ना करे, उससे पहले सवाल उठाएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप हमें फॉलो करते हैं रेगुलरली तो आप जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट रखने के लिए हमें सपोर्ट करें ऑन patreon.com/देशभक्त। आप यहां एक एनुअल मेंबर भी बन सकते हैं, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी अनलॉक कर सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स coming up.